हेलो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फोर्थ लॉ देखते हैं, गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये लॉ कब एप्लीकेबल है? तो ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब रिएक्टेंट गैस होगा तो गैस के बीच में रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी गैस होगी, तभी हम गैल्यूसेक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक समझो कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस एंड फ्रॉम H2O। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर की वेपर मिलेगी, वो भी गैस फॉर्म में। तो गैसियस के बीच में रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट मिलेगी, वो भी किस फॉर्म में होगी? गैसियस फॉर्म में होगी। तो हम गैल्यूसेक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गैल्यूसेक्स लॉ क्या बताता कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वॉल्यूम का सिंपल रेशियो होगा। तो देखो यहां पे 2 है ना, तो हम देखो जो 2 वॉल्यूम होगा उसका, 1 है तो V वॉल्यूम है उसका, और एक कितना है 2 है तो 2 वॉल्यूम। पहले देखो मैंने कैसे किया, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो मैंने दिया 2 वॉल्यूम। एक है तो उसका मैंने क्या लिया 1 वॉल्यूम। ये 2 है तो मैंने क्या कर दिया 2 वॉल्यूम। मतलब समझो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी और H2O बनेगा, उसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 2:1:2। समझो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और H2O गैस जो मिलेगी उसका रेशियो क्या होगा? 2:1:2। मतलब इसका एक वॉल्यूम होगा तो उसका क्या होगा? डबल वॉल्यूम। इसका क्या होगा? डबल वॉल्यूम। इसके कंपैरिजन में समझो ये 50 ml होगा ऑक्सीजन गैस। 50 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमको हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम चाहिए? तो देखो उसका V होगा तो इसका कितना चाहिए? 2V, मतलब उससे डबल। तो 50 है तो यहां पे कितना चाहिए? 2 × 50 मतलब 100 ml। तो 50 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए मुझको 100 ml हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी। और 100 ml ऑक्सीजन और 50 ml 100 ml हाइड्रोजन गैस और 50 ml ऑक्सीजन गैस के बीच में रिएक्शन होके क्या मिलेगा? 50 ml है तो कितना मिलता है? 2V, मतलब 100 ml H2O गैस मिलेगी। तो यहां पे सिंपल रेशियो हमको समझ में आ जाता है। यदि समझ लो इन्हें हाइड्रोजन गैस है ना, वो मैं ले लेता हूं 10 ml। तो 10 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 वॉल्यूम है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 वॉल्यूम, मतलब उसका हाफ। तो 10 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। आपको ये रिएक्शन में बता दिया इतना है। यदि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो आपको पूछा जाए कि 10 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की कितना ml रिक्वायरमेंट है? तो ये 2 वॉल्यूम होता है तो 1 वॉल्यूम होता है। रेशियो कितना होता है? 2:1, तो उससे हाफ होगा, तो 5 ml ऑक्सीजन गैस चाहिए। 10 ml हाइड्रोजन और 5 ml ऑक्सीजन गैस के बीच में रिएक्शन हो गया, कितना H2O बनेगा? उससे डबल, 5 से डबल तो कितना होगा? 10 ml। तो ये रेशियो, सिंपल रेशियो निकालो तो हर बार क्या आ जाएगा? 2:1:2। तो ये है गैल्यूसेक्स लॉ। तो देखो व्हेन गैसियस कंबाइन, गैसेस जो एक दूसरे को कंबाइन होती है, जो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा वो गैस होगा, आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, और गैस प्रोड्यूस होगी। तो देखो गैस के बीच में रिएक्शन होगी या जो प्रोड्यूस होगी वो गैस होगी इन ए केमिकल। दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम होगा ना, वो सिंपल रेशियो होगा। प्रोवाइडेड ऑल द गैस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो मैंने आपको बता दिया, ये 100 ml है तो ये 50 ml है तो ये 100 ml बनेगा। यदि वही टेम्परेचर वही प्रेशर होगा तो ये 10 ml होगा तो वो कितना होगा? तो तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो ये लो याद रख लेना। ओके, मतलब कि केमिकल रिएक्शन में सेम टेम्परेचर और प्रेशर में वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रेशियो होता है, और हमने ये यूज कर लिया है जो हमने न्यूमेरिकल्स किए ना, इसमें सबने पढ़ लिया है।
तो आपको सिर्फ एक लो याद रखना, 1 मार्क्स का लो हो जाए, हाँ एग्जाम में पूछ ले तो आप लो लिख लेना है। फिफ्थ लो है एवोगैड्रो लो। चलो एवोगैड्रो लो क्या है? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो देखो मैं लेता हूं टेम्परेचर लेता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर लेता हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मैंने हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में फिलअप किया है, तो मैं बता दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस x है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में यहां पे इस सिलेंडर में यदि मैं ऑक्सीजन गैस फिलअप करता हूं, यदि हाइड्रोजन गैस फिलअप किया, अब इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन यदि मैं ऑक्सीजन गैस फिलअप करता हूं, तो मुझको बताओ ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? गैस का वॉल्यूम कितना होता है? कंटेनर जितना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कंटेनर जितना हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर कैसा है? सेम। प्रेशर कैसा है? सेम। वॉल्यूम भी कैसा होगा? सेम। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, तो याद रखो टिपो विमल ने, मेरा नाम विमल है, टिपो विमल ने, तो सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, तो इसके भी नंबर मॉलिक्यूल कितना होंगे? x। मैं और देता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यदि इस कंटेनर में मैंने नाइट्रोजन गैस फिलअप किया है, तो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कंटेनर जितना। तो उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? x। मतलब देखो सेम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम भी कैसा? सेम। तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम। देखो टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम भी सेम, कंटेनर में फिलअप किया। गैस कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट। तो डिफरेंट गैस के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है। तो देखो क्या है? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इक्वल ऑफ एनी गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस, और लिख सकते हो डिफरेंट गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यह है एवोगैड्रो लॉ, तो आपको याद कर लेना है। तो एवोगैड्रो क्या है? बोलो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, और लिख सकते हो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो याद रखना ये एवोगैड्रो लॉ है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो एवोगैड्रो लॉ है। तो 1 मार्क्स के लिए याद रख लेना। समझ में आ गया? टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम भी सेम हो, गैसेस डिफरेंट हो, फिर भी डिफरेंट गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। ओके, तो 5 लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल के साथ याद रखना है। गैलियो-सेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ओके, चलो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो देखो द फर्स्ट एटॉमिक थियरी वॉज गिवन बाय डाल्टन। तो डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एटम के बारे में थियरी बताई थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो मैटर है ना, उसको हम कट करते जाओ। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, तो रिवीजन है, देख लो। मैटर का हम डिवीजन करते जाएंगे। मैंने आपको बताया होगा, एक पेपर लिया होगा, पेपर मैटर है,
हाँ, पेपर को कट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में जो अनकटेबल लिखा है, अनडिविजन लिखा है, जिसका डिवीजन नहीं हो सकता है, वो अल्टीमेट पार्ट लास्ट जो बतेगा उसको क्या बोलेंगे, एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप एक पेपर ले लो, चलो ये पेपर ले लिया, ये पेपर क्या है, मैटर। ये मैटर को हम कट करते जाते हैं, डिवीजन करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो लास्ट में डिवीजन करने के बाद लास्ट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं देगा, अब इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बचा है इसको हम बोलेंगे मैटर, और उसको क्या बोलेंगे, एटम। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसका मैटर का डिवीजन करते जाओ करते जाओ करते, तो लास्ट में इतना छोटा पीस मिलेगा जिसको आप डिवीजन नहीं कर सकते, जिसको आप कट नहीं कर सकते, जो अनकटेबल पार्ट लास्ट में बचा, इसको हम बोलते हैं एटम। तो एटम क्या है, तो एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम वर्ड इज गिवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो, एक ग्रीक वर्ड है एटोमियो, उसका मीनिंग होता है अब उसको और डिवीजन नहीं कर सकते हैं, उसको और अब कट नहीं कर सकते हैं, तो उसके बेस पे हम एटम को बोलते हैं एटोमियो। वर्ड आ गया, एटोमियो से वर्ड आ गया एटम। तो एटम वर्ड इज गिवन फ्रॉम एटोमियो। एटोमियो का ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिसका आप डिवीजन नहीं कर सकते हैं, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये पढ़ाया हुआ था, देख लेना। तो अभी रिवीजन दे रहा हूं, तो देखो इन 1808 डाल्टन पब्लिश ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, एक जर्नल में उसने एक पब्लिश किया था, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी, वो जर्नल का नाम याद रखना। तो इन 1808 डाल्टन पब्लिश ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। तो उसने एटॉमिक थियरी, डाल्टन ने बताया था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मैटर में क्या होता है, बहुत सारे एटम एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या बनाता है, मैटर। तो मैटर में बहुत सारे इनडिविजिबल एटम्स होते हैं। देखो मैं एक Fe एलिमेंट लेता हूं, एक आयरन रोड लेता हूं, ओके। तो आयरन रोड में आयन 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 बहुत सारे आयरन रोड में बहुत सारे आयन के पार्टिकल होते हैं। देखना, आयरन रोड में बहुत सारे आयन के पार्टिकल होते हैं, आयन के एटम होते हैं। तो देखो, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल। तो हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया है, तो ए एलिमेंट में जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी एलिमेंट एटम होंगे, वो सब आइडेंटिकल होंगे। अभी मैं तो क्या बताता हूं, एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो सेम टाइप के एटम होते हैं, तो वो आइडेंटिकल होगा, इन प्रॉपर्टी भी, और उसका मास भी सेम होगा। समझो Fe का एटॉमिक मास 56, तो AFE है तो उसका भी 56, 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 AFE है तो इसका भी 56, AFE है तो उसका भी 56, AFE है इसका भी 56। तो ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ए एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सब Fe की प्रॉपर्टी सेम ही होगी, हैव इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, मास भी क्या होगा, सेम। देखो मैं कॉपर रोड ले लेता हूं, कॉपर रोड में किसके पार्टिकल एटम होंगे, कॉपर 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 कॉपर। तो देखो, जब Fe का रोड लिया था, इसमें किसके पार्टिकल थे, Fe के एटम थे। कॉपर रोड में क्या लिया, कॉपर कॉपर कॉपर। तो एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट में से क्या होता है, डिफरेंट। देखो यहां पे सब एलिमेंट कौन से है, एलिमेंट में सब एटम किसके है, Fe के, लेकिन कॉपर के एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट। तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट से क्या होगा, डिफरेंट। अब देखो, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, एक कॉपर का भी मास होगा 63.5,
इसका भी मास होगा 63.5, इसका भी होगा 63.5, इसका भी होगा 63.5, इसका भी होगा 63.5, एक कॉपर का भी होगा 63.5, इसका भी होगा 63.5, एक कॉपर का भी होगा 63.5। तो हर एक कॉपर का एटॉमिक मास क्या होगा? सेम। लेकिन दूसरे एलिमेंट में जो एटम्स है उससे क्या होगा? डिफरेंट। तो देखो, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। सबका मास भी सेम होगा, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। तो डिफरेंट एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखो, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन ए फिक्स रेशियो। देखो, नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो कुछ फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा? अमोनिया। कंपाउंड बनाने के लिए जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है उसको फिक्स रेशियो में, NH3 में क्या होता है? 1:3। एक नाइट्रोजन होगा तो 3 हाइड्रोजन होंगे, उसके प्रपोजल में उसको फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा, तब क्या बनेगा? कंपाउंड। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म। एक कंपाउंड कब बनेगा? when atoms of different element combine in a fixed ratio। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में कंबाइन हो गए? 1:3, तब नाइट्रोजन अमोनिया कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड कब बनेगा? when atoms of different element combine in a fixed ratio। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझ में आ गया? ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। तो देखो, N2 में किसके बीच में बॉन्ड था? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अमोनिया में किसके बीच में बॉन्ड है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है। नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तलाक तलाक तलाक। हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तलाक तलाक तलाक। तो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि एटम्स क्रिएट हो जाएगा, नहीं, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझ में आ गया? तो डाल्टन्स जो एटॉमिक थियरी है वो आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थियरी भी गलत है। तो आपको याद रखने के लिए मैंने पढ़ा है, इसलिए जो जैसे पॉइंट टेक्स्ट बुक में लिखे वो पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन ये डाल्टन एटॉमिक थियरी गलत है। तो याद करने के लिए, एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट याद रख लेने हैं। ओके, आगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, आइसोटॉप्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना याद रख लेना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एटॉमिक मास। तो देखो, एटम होता है ना वो बहुत छोटा होता है। हमने बोला स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसका मास भी वो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो देखो, द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। तो एटॉमिक मास ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो एटम है वो बहुत छोटा है। तो एटम बहुत छोटा है तो उसका मास भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है एटॉमिक मास। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास। तो कौन सी टेक्निक है? याद रखना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक इंपॉर्टेंट एसक्यू है, याद रखना। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास इज फेयरली एक्यूरेटली।
तो एकदम एक्यूरेटली एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं अभी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। याद रखना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर, याद रखना। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन C12 कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड। देखो अभी हमने क्या किया है कि एटॉमिक मास मेजर करने के लिए हमने कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन कि जिसका एटॉमिक मास क्या है 12, उसको एज ए स्टैंडर्ड हमने सिलेक्ट किया है। तो C12 के कंपैरिजन में मतलब कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है उसको स्टैंडर्ड मान लिया है, और उसके कंपैरिजन में हम दूसरे सब्सटेंस का एटॉमिक मास कितना है वो हम बताते हैं। तो याद रखना ये कार्बन 12 क्या है? तो कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन के आइसोटॉप्स है एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज C12। तो देखो हम क्या करते हैं, कार्बन 12 अब समझ में आ गया। तो ऐसा कार्बन कार्बन का आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास 12 है, इसको हम C12 लिखते हैं। तो कार्बन 12 को हम इस तरह लिखते हैं। अब देखो क्या है, हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड हमने सिलेक्ट किया है। अब देखो कोई पास है यहां फेल है, तो गवर्नमेंट ने पहले रूल्स बनाया था कि 35 मार्क्स या 35 से ज्यादा मार्क्स आएगा वो पास, 35 से कम होगा तो वो फेल। तो 35 एज ए स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया था। बाद में गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किया, अब 33 कर दिया। तो जिसका 33 मार्क्स या इससे ज्यादा होगा तो वो पास, उससे नीचे आएगा तो कम। तो 33 या 35 एज ए स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया है। तो इसी तरह कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया है और उसके कंपैरिजन में हम दूसरे जो एटम है उसका एटॉमिक मास को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 हमने एक्सेप्ट किया है 12 AMU। एटॉमिक मास ऑफ C12, तो एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना हमने एक्सेप्ट किया है? 12 AMU। याद रखना एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना है? 12 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1 AMU क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ C12 अपॉन 12। 12 AMU मतलब AMU क्या होगा? चलो अपॉन 12 कर दो यहां पे। तो एटॉमिक मास ऑफ C12 अपॉन 12 मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 एटॉमिक मास ऑफ C12। अब देखो इन दिस सिस्टम C12 is assigned a mass of exactly 12 AMU। तो C12 का मास कितना एग्जैक्टली हमने असाइन कर लिया है? 12 AMU। तो हमने क्या किया, एटॉमिक मास ऑफ C12 हमने 12 AMU असाइन करके अदर एलिमेंट के मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। तो C12 को हमने स्टैंडर्ड ले लिया और उसके कंपैरिजन में, उसके रिलेशन में दूसरे एटम के एटॉमिक मास हमने दिया। तो यहां से एक दूसरा इक्वेशन बनता है, किसको हमने एज ए स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया? तो याद रखना कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया। और दूसरा याद रखना 1 AMU क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 का 12 पार्ट 1/12। तो देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal. So 1 atomic mass unit is defined as exactly equal to 1/12 the mass of C12 atom। तो यही है ना, उसको डेफिनेशन में लिखा है। तो 1 atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of C12 atom। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है 1 AMU, आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो AMU में जो भी वैल्यू दी है ना उसको डिवाइड बाय Na कर दो तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैं आपको पूछूं 5 AMU है
5 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? 5 अपॉन Na ग्राम। 10 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? तो 10 AMU इज इक्वल टू 10 अपॉन Na ग्राम। 50 AMU मतलब 50 अपॉन Na ग्राम। Na इज अ एवोगैड्रो नंबर। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो रट्टा लगाते हैं। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो 1 अपॉन 6.022 का मीनिंग क्या होगा? 0.166056। ये ऊपर चला गया 10⁻23 ग्राम। उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1.166056 और डेसिमल पॉइंट को मैंने राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो 10⁻1 इंटू 10⁻23। तो 1.66 इंटू 0 10⁻1 और 10⁻23 कितना होगा? 20⁻24। तो ये सब लोग रट्टा लगा देता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। रट्टा लगाना हो तो रट्टा लगा दो ये, वरना आप इस तरह कैलकुलेशन कर दो। रट्टा लगाने के बाद क्या होगा? एग्जाम आप पढ़ के जाएंगे तब याद रहेगा, वरना भूल जाएंगे। तब इस तरह याद करना है। चलो कभी आपको पूछा जाए कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1.008 AMU। हमने एक्यूरेट लिखा है, आप अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लिखना है तो 1 AMU भी लिख लेना चलेगा। तो 1.008 AMU मतलब 1.008 अपॉन Na। Na का क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसका कैलकुलेशन करने से आंसर क्या होता है? 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो याद रखना। चलो अब ये देख लो।